मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में हवाई आक्रमण एवं प्रकाश प्रतिबंध और प्राथमिक चिकित्सा सेवा एवं जूनियर रेड क्रॉस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हवाई हमला, हवाई आक्रमण के समय शरण लेकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। हवाई आक्रमण के समय हम किन सुरक्षित स्थानों पर शरण लें? यदि घर में खुला आंगन या दालान नहीं है तो घर की निचली मंजिल पर ही भीतर का कमरा आश्रय के लिए चुन लेना चाहिए। उस कमरे की सभी खिड़कियों को विस्फोट से बचाने के लिए उनके पीछे रेत या मिट्टी के बोरे या खाली बॉक्स आदि लगा देना चाहिए। कमरे में रोशनी हो तो उसको बंद रखना चाहिए या उस पर आधे इंच वाली जालियों के तार लगा देने चाहिए। आश्रय कमरे में खाने पीने की वस्तुएं, पीने के लिए पर्याप्त पानी, फर्स्ट एड का सामान, एक बड़ा डंडा, बेलना, कुदाल तथा एक रस्सी, एक टॉर्च तथा कुछ मोमबत्तियों के अतिरिक्त सफाई आदि के लिए आवश्यक वस्तुएं रख लेनी चाहिए। हवाई हमले का सायरन सुनते ही आश्रय वाले कमरे में चले जाना चाहिए और तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि हवाई हमले से खतरा टलने की सूचना न मिल जाए। हवाई हमले के समय बचाव के क्या क्या उपाय करना चाहिए? दुश्मन यदि हवाई आक्रमण कर रहा है तो हमें तुरंत ही उससे बचाव के उपाय करने चाहिए। यदि हम तुरंत ही किसी इमारत या पनाह की जगह न जा सके तो शीघ्र ही मुंह के बल जमीन पर लेट जाए। अपने कानों में रुई या कपड़ा ठूसकर कानों की हथेली से ढक दीजिए। दांतों के बीच अपना रुमाल रख लेना चाहिए। जब तक खतरा टलने का सायरन सुनाई न दे तब तक ऊपर नहीं देखना चाहिए। यदि हम किसी इमारत में हैं तो दीवारों, कोनों, दरवाजों के पास खड़े हो जाए, लेकिन दीवारों से सटकर खड़े नहीं होना चाहिए। बाहर की दीवारों से अधिक सुरक्षित अंदर की दीवारें होती है। दरवाजे या खिड़की सामने खड़े न हो क्योंकि वहां से उठता हुआ कांच आदि का टुकड़ा हमें घायल कर सकता है। यदि हम रेल में यात्रा कर रहे हो तो समस्त बिजली बुझाकर सभी खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए तथा सीटों के नीचे लेट जाना चाहिए। यदि हम ट्राम, बस या कार आदि से यात्रा कर रहे हैं तो हमें स्थानीय यातायात के आदेशों का पालन करना चाहिए। यदि हम सिनेमा में हैं तो सीटों पर बैठे रहना चाहिए। हम वहां पर अधिक सुरक्षित रहेंगे। इन सब बातों के अतिरिक्त हमें स्वयं तथा अन्य लोगों को धीरज बंधाते रहना चाहिए। ये सभी जब हमारा एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, हवाई हमले करता है, तब हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इससे हमें क्या क्या बचाव करने चाहिए, इसके बारे में यह टॉपिक है। हवाई हमले की चेतावनी के प्रकार। हवाई हमले की चेतावनी भोंपू या सायरन बजाकर दी जाती है। भोंपू या सायरन दो प्रकार से बजता है। जब भोंपू या सायरन 2 मिनट तक रुक रुक कर बजाया जाता है तो उस समय हवाई हमले की ओर संकेत करता है। जब भोंपू या सायरन को बिना रुके 2 मिनट तक एक ही आवाज़ में बजाया जाता है तो इस प्रकार का संकेत हवाई हमले के समाप्त हो जाने की सूचना होती है। हवाई हमले से पूर्व बचाव। हवाई हमले से बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? परिवार के सभी सदस्यों को खतरे से पूर्व तथा खतरा दूर होने के संकेत क्या है बता देना चाहिए। यदि खतरे का सायरन भोंपू रुक रुक कर 2 मिनट तक बजे तो हवाई हमले का खतरा होने का संकेत होता है और भोंपू 2 मिनट तक लगातार बजे तो खतरा टल गया, ऐसा समझना चाहिए। घर के पास जेट के आकार की खाई खोद लेनी चाहिए। खाई 8x2 फुट लंबी तथा 4 फुट गहरी होनी चाहिए। घर के निचले भाग में छिपने का प्रयास करें। जिस कमरे में आप छिपे उसकी खिड़कियों के सामने रेत या बालू के बोरे रख दें या खाली संदूक आदि रख देना चाहिए। सभी खिड़कियों के शीशों पर कागज चिपका दें। रोशनदान को या तो बंद कर दे या उनको मोटे तार को जाली से ढक देना चाहिए। पनाह घर में पीने का पानी, खाद्य वस्तुएं, मरहम पट्टी का सामान, लोहे की सरिया, बेलचा, फावड़ा,
टॉर्च, मोमबत्तियाँ तथा माचिस आदि अवश्य रखने चाहिए। रोशनी कम तथा मंदी रखें, रोशनी को बाहर खुले में न आने दें। फर्स्ट एड पोस्ट एवं वार्डन पोस्ट की पूरी जानकारी रखें। नागरिक सुरक्षा सेवा दल में भर्ती हो जाएं। इस प्रशिक्षण से आप अपनी परिवार, समाज, पड़ोसियों की सहायता कर सकते हैं। अगर एक देश दूसरे देश से लड़ाई करता है, हवाई हमले होते हैं, तो उस समय नागरिक कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, इसे बचाव के लिए क्या क्या कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ें रख सकता है। हमारे पास हथियार रखते हैं, पिस्तौलें रखते हैं, ये सब पहले एक देश दूसरे देश से लड़ाई करते थे, उस समय हमको हवाई हमले से बचाव के लिए हमें इस तरीके से अपनाना चाहिए। हवाई हमले के समय क्या क्या बचाव करना चाहिए। यदि आप खुले स्थान में हों, जमीन पर या पास में नीचे की जगह में मुंह नीचा करके छाती के बल लेट जाए, अपना सीना कूहनियों पर टिकाए और जमीन से थोड़ा ऊंचा रखें। कानों में रुई या कपड़ा ठूस दे, दांतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा अवश्य दबा लें। यदि समय नहीं है तो पनाह के लिए मत भागिए जब तक खतरा दूर होने का संकेत न मिले, ऊपर न देखिए। जब एक देश दूसरे देश के बीच लड़ाइयाँ होती है, बहुत से सैनिक एक दूसरे पर वार करते हैं, तो उस समय जब अचानक से हवाई हमले होते हैं तो उस समय इधर उधर न भागना चाहिए और अपने स्थान पर ही शरण लेनी चाहिए। उसको उल्टे छाती पे सो जाना चाहिए जिससे छाती पर पिस्तौल की गोलियां न लगे, और इस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आप किसी भवन के पास हैं, किसी भी प्रकार के भवन के अंदर प्रवेश कर जाए, यदि ऐसा न बन सके तो उपयुक्त प्रकार से कार्य करें, सड़क से अलग अवश्य हो जाए। ध्यान रखें खुले में बिल्कुल न रहे, दीवार के सहारे न झुकें। यदि कोई अचानक से अपन बाहर खड़े हैं और हवाई हमला हो रहा है तो उस समय हम घर के अंदर घुस जाए, सड़क पर अलग अवश्य हो जाए, सड़क पर नहीं खड़े रहना चाहिए। ध्यान रखें खुले स्थान में भी नहीं रहे, वहाँ पर एकदम से हमले होने की शिकायत होती है। दीवार के सहारे हमको नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि दीवार कभी कभी कच्ची होती है, वो अपने पे ढह सकती है और अपना नुकसान हो सकता है। यदि आप किसी भवन अथवा वाहन में बाहरी दीवार के पास न रहे, जो बाहर की जो दीवारें हैं उन पे सटीक पकड़ के नहीं रहना चाहिए। किसी आखिरी दीवार से सट जाए, जहाँ तक बन सके दीवारों के कोनों में सुरक्षित स्थान चुनें। जब तक हो सकते दीवार के कोने में जहाँ पर स्थान है वहाँ पर हमें चुन लेना चाहिए और हवाई हमले से बचाव करना चाहिए। यदि आप किसी बस या कार में यात्रा कर रहे हो तो बस या कार से उतरकर उसी तरह कीजिए जैसा कि ऊपर क्रम 1 में लिखा है। दरवाजे खिड़की की सीध में न रहे, दरवाजे के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, खिड़की के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। दरवाजे खिड़की के शीशे खुले न रखें। वहाँ पे जो भी हवाई हमले अचानक से हो रहे तो खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर लेना चाहिए। यदि आप किसी सिनेमा हॉल में हो, सीटों पर यथावत बैठे रहिए, भागने का प्रयास न करें। यदि आप अपनी फैमिली के साथ सिनेमा घर में मूवी देखने गए हो और वहाँ पर हवाई हमले हो रहे हो तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, अपनी जगह पर यथावत बैठे रहना चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए। और जहाँ अगर इधर उधर पब्लिक भागेगी तो वहाँ पर एक दूसरों पर बहुत से केसेस हो सकते हैं। फिर है हवाई हमलों के समय आग पर नियंत्रण। हवाई हमले से पूर्व की तैयारी, नहाने का टब, बाल्टी आदि पानी में भरकर रखें। इस प्रकार रखें कि आसानी से हाथ में आ सके। सूखी बालू से भरी बोरियां अवश्य रखें। टाड़, अलमारी, रेक आदि पर हाथ पकड़ने वाले सामान मत रखिए। आग पकड़ने वाले सामान को दूर रखिए। अपने मोहल्ले में आग बुझाने के साधनों आदि की पूर्ण जानकारी रखिए। मकान के मार्गों, सीढ़ियों में कोई भी रुकावट संबंधी सामान या वस्तु न रखें। ये है हवाई हमलों के समय आग पर कैसे नियंत्रण पा सकता है। जब हवाई हमले होते हैं वहाँ पर आग पर भी आग लग जाती है और एक दूसरों पे आग लगती है तो उस समय हमें कौन कौन से सावधानियाँ रखनी चाहिए। हमारे पास 4-5 बाल्टियाँ रखनी चाहिए, फिर रेत की बालू से भरी बोरियां रखनी चाहिए। अलमारी और रेक के आदि पर हमें जो आग से पकड़ने वाले सामान नहीं रखने चाहिए। ये मोहल्ले में आग बुझाने के साधनों की पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। इन सभी चीज़ों का सावधानी से हमें रखना चाहिए। फिर है हवाई हमले के बाद अग्नि बमों पर नियंत्रण। जब हवाई हमले होते हैं तो अग्नि बम का भी एक दूसरे पर वार करते हैं।
जो अग्नि तेजी से भड़कती रहती है। सैनिक एक दूसरे पर अग्नि बम पर वार करते हैं। खतरा दूर हो जाने के संकेत मिलने के बाद उन बमों का नियंत्रण इस प्रकार कीजिए। सर्वप्रथम एक बोरी लीजिए, उसमें 1/4 सूखी बालू भर लीजिए। तदुपरांत आप बालू युक्त बोरी को उस बम पर इस प्रकार डालिए कि बम पूरी तरह से बालू से ढक जाए। इस प्रकार बम बालू के अंदर स्वतः जलकर समाप्त हो जाएगा और भयंकर घटना होने से बच जाएगी। यदि आप बम को नियंत्रण में करने में असमर्थ है तो आग बुझाने वाले दस्ते को अविलंब सूचना दें। साथ ही वार्डन को इस संबंध में अविलंब जानकारी दें। बम की ओर जाते समय काले चश्मे का प्रयोग अवश्य करें। बम पर पानी सीधा कदापि नहीं फेंकें। जब एक दूसरे पे बम से वार हो रहा है तो हमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए। हवाई हमले के बाद लगी आग की रोकथाम। सर्वप्रथम सामूहिक रूप से पानी में भरे बर्तनों, सूखी मिट्टी से आग बुझाने का कार्य करें। अपने पास 4-5 बाल्टी से भर के बाल्टियाँ रखनी चाहिए। जब आग बुझे तो हमें क्या करना चाहिए, 4-5 बाल्टियों से 1 बाई 1 करके आग बुझानी चाहिए। साथ ही आग बुझाने वाले दस्ते को अविलंब सूचना प्रेषित करें। जब आग तेजी से बढ़ रही है तो वहाँ पर आग वाली जो आग बुझाना होती है वहाँ पर हमें सूचना प्रेषित करें। दरवाजे तथा खिड़कियाँ बंद रखनी चाहिए। दीवार के साथ साथ ही चलने का प्रयास करें। यदि आप आग या धुएं में फंस गए हैं तो फर्श पर सर्प की भांति लेटकर आगे सुरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ें। किसी व्यक्ति के शरीर में आग लगने पर उसे धरती पर लोटपोट कर दें तथा कंबल से ढकने का जल्दी से जल्दी प्रयास करें। यदि घर में आग लग गई है तो आप ऊपर की मंजिल में फंस गए हैं तो सर्वप्रथम आप किसी धोती या चादर के सहारे किसी भी खिड़की के माध्यम से नीचे उतरने का प्रयास करें या करावें। ध्यान रखें कि ऐसे समय में आप अपना विवेक तथा संतुलन एकाग्र रखें। यदि आपके पास उस समय कोई साधन नहीं है तो आप किसी भी सूत्र से बाहरी व्यक्तियों से सहायता मांगिए। ऐसे समय में आप किसी भी बाहरी सहायता की प्रतीक्षा न करें बल्कि आप अपने ही माध्यम से बचने की तैयारी प्रारंभ कर दें। आग लगते ही आप उसे बुझाने का पूर्ण प्रयास करें। यदि आप इस कार्य में अपने को असमर्थ पा रहे हैं और अविलंब बाहरी सहायता प्राप्त करें तो पड़ोस में लगी आग को भी आप अपने घर में लगी आग ही समझिए, अन्यथा यह आग आपका अविलंब काम तमाम कर देगी। आग का खेल विकराल स्थिति में होता है, अतः आप अपना दायित्व दिखाएं। आग लगे भवन में अकेले प्रवेश न करें। 2 व्यक्तियों को एक साथ जाना अनिवार्य है। अगर किसी पड़ोसी में भी अगर किसी घर में आग लग जाती है तो उसे क्या करना चाहिए, उनको बचाव के लिए हमें बहुत से उपाय करने चाहिए। हवाई हमले के बाद बचाव, जब हवाई हमले हो जाते हैं इसके बाद हमें क्या क्या बचाव करने चाहिए। हवाई हमले के बाद बचाव के लिए हमें निम्नलिखित कार्य अपनाने चाहिए। यथासंभव शांत रहें। बचाव कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ऊपर नीचे आगे पीछे अच्छी तरह देखभाल करें। यदि आप क्षतिग्रस्त सीढ़ियों पर हैं तो जितना हो सके दीवार के सहारे रहिए। आहत व्यक्ति के आसपास से मलबा हटाते समय अत्यधिक सावधानियां रखें। आहत को सुरक्षित रखने के लिए लोहे की चादरों तथा त्रिपाल आदि का प्रयोग करें। आहत के कपड़े ढीले कर दीजिए। गर्म दूध या पानी अवश्य दीजिए। उसे शांत लिटाए रखिए। उसे साहस या मनोबल दीजिए। आहत व्यक्ति की नाक तथा मुंह से धूल आदि निकाल दीजिए ताकि उसे सांस लेने में अवरोध न हो। आहत को बनावटी सांस लेने के प्रयास कराइए। खून बहने की दशा में खून भरने का पूरा प्रयास करिए। हड्डी टूटने की दशा में उसे सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार दीजिए। खपची बांधना अनिवार्य है। फर्स्ट एड चौकी को अविलंब सूचना दीजिए ताकि उपचार कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ हो सके। ऐसे समय में घबराए नहीं और न ही अफवाहें फैलाएं बल्कि धैर्यपूर्वक बचाव कार्यों का संचालन द्रुत गति से करें। गिरे हुए मलबे सामान को अंधाधुंध न उठाएं, अन्यथा बहुत बड़ी हानि हाथ लग सकती है। उस मलबे के नीचे आहत व्यक्ति दब हुए हों। बिजली के टूटे तारों को स्पर्श न करें। बिजली के तारों को उठाते समय हाथों में रबड़ के दस्तानों का अवश्य प्रयोग करें। किसी भी ध्वस्त मकान के मलबे के नीचे न खड़े रहें। जहाँ तक संभव हो सके क्षतिग्रस्त हुए मकानों भवनों से दूर रहे जब तक आप इस कार्य से पूर्ण प्रशिक्षित न हो और आगे न बढ़े। इस प्रकार ये हवाई हमले के बाद उसके बचाव करना चाहिए। फिर है प्रकाश प्रतिबंध। युद्ध काल के समय प्रकाश प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जिले का अधिकारी भारत रक्षा अधिनियम सन 1962 की धारा 78 के अधीन
आदेश जारी करके रोशनी पर नियंत्रण लगा सकता है। इस आदेश का आशय जनता और नगरों को रात के समय शत्रु के हवाई हमले से बचाना होता है। इस आदेश की निम्नलिखित बातों को अमल करना चाहिए। सर्वसाधारण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क की रोशनी और बत्तियां कम से कम कर दी जाती है। सड़क को किसी भी बत्ती का प्रकाश ऊपर की ओर नहीं जाएगा। नीचे की ओर जाने वाला प्रकाश भी ऐसा होगा जो 20 वोल्ट के बल्ब और 20 फीट ऊंचाई पर रखने तथा साधारण मिट्टी के तेल की लालटेन जिसकी बत्ती 3x4 की हो 6 फीट की ऊंचाई पर रखने से होता है। मकानों अथवा खुली जगह की रोशनी इस प्रकार ढकी जाएगी कि उसका प्रकाश आकाश की ओर दिखाई न दे। प्रकाश प्रतिबंध अथवा उसकी चमक ऊपर की ओर से दिखाई नहीं देनी चाहिए। मोटर, ट्रक आदि की रोशनी को ढक दिया जाता है। मोटरों की हेडलाइट को भूरा रंग का कागज लगाकर ढका जाएगा। शीशे के अंदर पट्टा लगाकर भी ढका जा सकता है। हेडलाइन पर मास्क लगाकर भी ढक सकते हैं। और किसी भी दशा में सफ़ेद प्रकाश जो पीछे से दिखाई दे या निर्धारित प्रकाश से अधिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। और हाथ में रखने वाली लालटेन का भी प्रकाश निर्धारित प्रकाश से अत्यधिक नहीं होना चाहिए। टार्च के शीशे पर भूरा कागज लगाया जाता है। हवाई हमले के समय केवल मजिस्ट्रेट, पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा सेवा दी जाती है। टॉर्च का प्रयोग कर सकती है। सैनिक गाड़ियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है। इस प्रकार हम हवाई आक्रमण प्रकाश प्रतिबंध के बारे में पढ़े, जो हवाई आक्रमण के समय हमें कौन कौन से बचाव करना चाहिए। अब है प्राथमिक चिकित्सा सेवा एवं जूनियर रेड क्रॉस। प्राथमिक चिकित्सा सेवा एवं जूनियर रेड क्रॉस, इस सेवा के अंतर्गत स्वयंसेवकों को घायल मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा देने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को स्वयंसेवकों के अतिरिक्त महिला स्वयंसेवक भी प्राप्त करती है। इस प्रशिक्षण में स्वयंसेवकों को यह भी निर्देश दिया जाता है किसी मरीज को गंभीर हालत में पाया जाता है तो उसकी प्राथमिक चिकित्सा के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सालय भेज दिया जाए तथा उसकी तत्काल यथासंभव सहायता। प्राथमिक चिकित्सा दल का गठन एवं कार्य, इस दल में नगर के युवकों का अवैतनिक योगदान दिया जाता है। इन युवकों की नियुक्ति नियंत्रक नागरिक सुरक्षा करता है। यह पद भी अवैतनिक होता है। इनकी नियुक्ति प्रभाग स्तर पर की जाती है। प्राथमिक चिकित्सा सेवा दल का प्रमुख कार्य आपातकाल में प्राथमिक उपचार की सहायता पहुंचाना तथा शांति की व्यवस्था करना, आहतों की सेवा करना इनका पुनीत कर्तव्य होता है। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना, भारतवर्ष में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना सन 1920 में ईस्वी में हुई। इस संस्था के कार्यों में घायलों की सेवा के अतिरिक्त विस्थापितों की सहायता करना और दुर्भिक्ष काल में भोजन आदि का वितरण भी व्यवहारिक रूप से अपनाया गया। इस संस्था की शाखाएं राष्ट्र के समस्त राज्यों में क्रियाशील है। यह संस्था धार्मिक, राजनीतिक तथा सांप्रदायिक सभी बंधनों से मुक्त है। अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी घायलों की सेवा करने में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने प्रशंसा प्राप्त की। जूनियर रेड क्रॉस, भारत में रेड क्रॉस की स्थापना सन 1920 में हुई थी। इसमें क्या था, जो घायल हो गए व्यक्तियों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य ये लोग करते थे। जूनियर रेड क्रॉस विश्वव्यापी संगठन रेड क्रॉस की बच्चों की शाखा को जूनियर रेड क्रॉस कहते हैं। सन 1915 में महायुद्ध के समय में इसका प्रारंभ कनाडा के क्यूबेक प्रांत में हुआ था। स्कूल के छात्र द्वारा सैनिकों के लिए मरहम पट्टी, अन्य आराम की वस्तु एकत्र करके रेड क्रॉस के कार्य में भाग लिया गया था। जब महायुद्ध हुए थे उस समय सैनिकों के लिए मरहम पट्टी लगाना, उनको घायल सैनिकों की सेवा करना, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये सभी कार्य ये लोग ही करते थे। देशों में भी इनका प्रचार प्रसार हुआ। भारत में रेड क्रॉस का जूनियर विभाग सन 1925 में स्थापित किया गया और सर्वप्रथम इसका प्रारंभ पंजाब के स्कूलों में हुआ। इस संस्था में सम्मिलित सदस्यों को रोगी तथा दुखी लोगों की सेवा करके अपने और दूसरों को स्वस्थ रखने तथा संसार के समस्त बालकों को अपना मित्र समझने की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। वहाँ पर क्या होता था, जो युवा लोग थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि जहाँ पर महायुद्ध हो रहे हैं, जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पे जो घायल सैनिक हैं उनकी सेवा कैसे की जाए।
प्राथमिक सेवा तक उनको कैसे पहुंचाया जाए, उनको मरहम पट्टी कैसे करें, ये सभी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता था उनको। जो घायल मरीज थे उनको प्राथमिक चिकित्सा देने का प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर है दुखी लोगों की सेवा करके अपने और दूसरों को स्वस्थ रखने, संसार के समस्त बालकों को अपना मित्र समझने की शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी। घायलों तथा पीड़ितों की सहायता एवं उनका उपचार करने वाले इस संस्था के सदस्य प्रत्येक स्थिति में कार्य करने को तत्पर रहते थे। इस संस्था के जो प्राथमिक सेवा से एवं जूनियर रेड क्रॉस की संस्था के जो लोग थे, वहाँ पर से लोगों को यह प्रशिक्षण दिया जाता था कि वहाँ पर पीड़ित जो घायल और पीड़ितों की सहायता हम कैसे करें, उनका उपचार कैसे करें, उनको खाने की व्यवस्था कैसे करें, कहाँ से उनको हॉस्पिटल कैसे पहुँचाएं, इस सभी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस संस्था के सदस्य प्रत्येक स्थिति में कार्य करने को तत्पर रहते, हमेशा वह तल्लीन रहते थे, तत्पर रहते थे। जब जहाँ पर भी महायुद्ध होते थे, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करता था, वहाँ पे संस्था के लोग भी तत्पर रहते थे कि वहाँ पर छोटी मोटी दवाइयों का भी व्यवस्था की जाती थी और वहाँ पर जहाँ भी लड़ाई है और सैनिक जो घायल हो गए हैं उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और इस प्रकार मानवता की सुरक्षा सेवा के व्रत का पालन करते थे। वहाँ पर मानव की सेवा करना उनका एक उद्देश्य बन जाता था। रेड क्रॉस संस्था का प्रमुख वास्तविक कार्य है घायलों, पीड़ितों, रोगियों की प्राथमिक चिकित्सा करना। जो रेड क्रॉस संस्था में घायल व्यक्तियों की सेवा करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। वो जो लोग जहाँ महायुद्ध होते थे, जहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी, वहाँ पर रेड क्रॉस संस्था का एक गठन किया गया था। वहाँ पर इन लोगों को, नागरिकों को यह प्रशिक्षण दिया जाता था कि वहाँ पर जब लड़ाई हो रही है तो उन लोगों की कैसे सेवा की जाए, उन लोगों के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए और कहाँ से हमें गाड़ियों की सुविधा रखनी चाहिए और हर घायल व्यक्ति सैनिक जो हैं उनको जाकर हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराएं, उनका उपचार करें और जो घायल सैनिक हैं उनको उनके लिए उनके घर पे जो फ़ोन नंबर हो उनकी इंक्वायरी करें। इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर है रेड क्रॉस, जूनियर रेड क्रॉस के बारे में हमने पढ़ा। प्राथमिक चिकित्सा जो छोटी मोटी जो सैनिक जो हैं वो उनको जैसे मरहम पट्टी करना, यह प्राथमिक चिकित्सा सेवा है। फर्स्ट एड सर्विस जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा सेवा, जहाँ पर बच्चों की शाखा को हम जूनियर रेड क्रॉस भी कहते हैं। वहाँ पर एक विश्वव्यापी संगठन ने रेड क्रॉस की बच्चों की शाखा को जूनियर रेड क्रॉस कहते हैं। उनकी एक शाखा जो जूनियर रेड क्रॉस के बारे में हमने स्थापित कर दी गई। वहाँ पर छात्रों द्वारा सैनिकों के लिए, स्कूल के जो छात्र होते थे वहाँ पर यह प्रशिक्षण दिया जाता था कि जो सैनिक हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके लिए कैसे मरहम पट्टी की जाए, उनको प्राथमिक उपचार के लिए उनको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाया जाए, उनकी गाड़ियों की देख रेख कैसे की जाए और उनके लिए इलाज का समय होता है और फिर ना उनको जब भी स्वस्थ हो जाते हैं तब उनको घर कैसे पहुंचाया जाए, ये सभी प्रशिक्षण जूनियर रेड क्रॉस में दी जाती है। हवाई हमले, हवाई आक्रमण के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जब एक देश दूसरे देश से लड़ाइयाँ करता है, हवाई आक्रमण करता है, जो आग के बम फेंकते हैं, उस आग से हमें क्या क्या बचाव करने चाहिए, हवाई आक्रमण कैसे करना चाहिए, जब हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमें हवाई हमले के समय हमें कौन कौन से बचाव के उपाय करने चाहिए और फिर हवाई हमले से हमें पूर्व बचाव कैसे करने चाहिए। हवाई हमले के समय हम खुले स्थान पे नहीं रहना चाहिए। हमें यदि आप किसी भवन के पास हैं तो भवन के अंदर हमें चले जाना चाहिए, खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। हम हवाई हमले हो इसके पहले हमें भी औजार के पास हमारे पास औजार रखने चाहिए। और यदि आप किसी भवन अथवा वाहन में हैं तो हमें बाहरी दीवार के पास खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दीवारें कच्ची भी हो सकती है जो हमारे पे गिर सकती है और हमारे शरीर का नुकसान कर सकती है। और दरवाजे खिड़कियों के पास हमें नहीं खड़ा रहना चाहिए। सिनेमा हॉल में अगर हम कहीं पिक्चर देखने चले गए हो फैमिली के साथ तो हवाई हमले हो तो हमें सीटों पर यथावत बैठे रहना चाहिए, इधर उधर नहीं भागना चाहिए।
फिर है हवाई हमलों के समय आग पर हमें कौन कौन से नियंत्रण पाने चाहिए। जब हवाई हमले हो गए हैं तो हमें आग पर क्या क्या करना चाहिए, हवाई हमले से पूर्व की तैयारी। जब हवाई हमले हो रहे हैं तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, 4-5 बाल्टियाँ पानी भरकर रखना चाहिए और बारूद से भरी हमें बोरियाँ अवश्य रखनी चाहिए और अलमारी एवं रैक, हमारे आसपास माचिस, ऐसी जो आग की वस्तु जो आग भड़क सकती है वो चीज़ें हमें हमारे पास नहीं रखनी चाहिए। फिर है हवाई हमले के बाद अग्नि बमों पर नियंत्रण। जब हवाई हमले हो रहे हैं तो सैनिक एक दूसरे पर अग्नि बम के गोले फेंकते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, आग लगने की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो हमें उसको बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जब खतरा दूर हो तो हमें खतरे को दूर करने के लिए हमें पानी की व्यवस्था पूरी कर लेनी चाहिए। बालू भरी हमें रेत की जो बोरियां होती है उसको रखनी चाहिए और ये सभी हमें हवाई हमले के बाद अग्नि बमों पर नियंत्रण करना चाहिए। फिर है हवाई हमले के बाद लगी आग की रोकथाम कैसे करें। जब हवाई हमले तो हो गए हैं, इसके बाद आग क्या होती है, आग जलती रहती है, तो उसको हमें बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें उसके लिए सूखी मिट्टी से आग बुझाने का कार्य करें। सूखी मिट्टी को हमें जो बोरियों के पास रख देनी चाहिए। जब आग से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी को आग के ऊपर मिट्टी डालनी चाहिए जिससे आग भी बुझ सकती है। फिर हमारे पास पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। जब आग लगे तो वहाँ पर पानी डालकर भी हम आग को बुझा सकते हैं। और यदि अगर हमारे घर के आसपास भी कहीं आग लगती है तो हमें वहाँ पर हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हवाई हमले के बाद हमें क्या क्या बचाव करने चाहिए। हवाई हमले में करने के बाद यथासंभव हमें शांत रहना चाहिए। बचाव कार्य से प्रारंभ करने से पूर्व नीचे आगे पीछे अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। किसी को कोई चोट तो नहीं आई है, शारीरिक नुकसान तो नहीं हुआ है। अगर शरीर से नुकसान हुआ है तो उसे प्राथमिक उपचार के लिए मरहम पट्टी करनी चाहिए और उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाने का कार्य भी यही लोग करते हैं। फिर है प्रकाश प्रतिबंध। हमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क की रोशनी बत्तियां कम से कम कर दी जानी चाहिए। सड़क की किसी भी बत्ती का प्रकाश ऊपर की ओर नहीं जाना चाहिए। फिर है प्राथमिक चिकित्सा सेवा जूनियर रेड क्रॉस। प्राथमिक चिकित्सा सेवा जूनियर रेड क्रॉस में इस सेवा के अंतर्गत घायल मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा देने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जूनियर रेड क्रॉस संस्था की स्थापना भी की वहाँ पर हर युवकों को, नगर के जो युवक होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि जब वहाँ एक देश दूसरे देश पर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो वहाँ पर क्या करना चाहिए। जो लोग सैनिक लोग जो काम करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, उनके जो शारीरिक चोटें आती हैं, उनका घायल हो जाते हैं, उनको कैसे पहुंचना, सैनिकों की मरहम पट्टी कैसे करनी चाहिए और उनके आराम की वस्तु एकत्रित करनी चाहिए। रेड क्रॉस के कार्य में भाग लेना चाहिए। ये सभी जूनियर रेड क्रॉस प्रशिक्षण दिया जाता है कि हमें यह विश्वव्यापी संगठन रेड क्रॉस के बच्चों की शाखा को हम जूनियर रेड क्रॉस कहते हैं। इस प्रकार हमें यहाँ पर घायल मरीजों की सेवा कैसे करें यह बताया, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर है हवाई हमले के बारे में हमने पढ़ा। हवाई हमले के समय बचाव के उपाय कौन कौन से करने चाहिए। हवाई हमले की चेतावनी के कौन कौन से प्रकार है। जब भोंपू या सायरन 2 मिनट तक रुक कर बजाया जाता है तो उस समय हवाई हमले की ओर संकेत करता है। जब भोंपू या सायरन को बिना रुके 2 मिनट तक एक ही आवाज़ में बजाया जाता है, वहाँ पर हमको चेतावनी दी जाती है कि हवाई हमले हो रहे हैं। वहाँ पर जब एक देश दूसरे देश में लड़ाइयाँ होती है, महायुद्ध होते हैं, तो वहाँ पर एक व्यक्ति क्या करता है, दोनों बीच की सीमा, जब भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, दोनों दो देशों के बीच में महायुद्ध होते हैं, तो वहाँ पर बीचों बीच एक आदमी खड़ा रहकर वहाँ पर चेतावनी देता है, संकेत देता है कि यहाँ पर अभी लड़ाइयाँ, हवाई हमले होने वाले हैं। जिसमें इससे यह होता है, हर सैनिक जो होते हैं वो अपने जो देश की लड़ाई के लिए तत्पर रहते हैं, तो वो सब सावधान हो जाते हैं, अपने हथियार औजार लेकर खड़े हो जाते हैं और अपने देश को लड़ाई से बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये सभी हवाई हमले की चेतावनी के बारे में होता है। हवाई हमले के समय
हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। हवाई हमले के समय जब जब बम होते हैं जो आग के प्रति होती है, आग बुझाने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। हवाई हमले के बाद कौन कौन से बचाव करने चाहिए, ये सभी इन चीज़ में आता है। हवाई हमले और प्रकाश प्रतिबंध और फिर प्राथमिक चिकित्सा सेवा जूनियर रेड क्रॉस के बारे में आज हमने पढ़ा। थैंक यू।